द मॉर्निंग में खुशामदीद, जहां हम मनी आईक्यू को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। ये तज्जिया अवामी दस्तियाब तहकीक और डेटा पर मबनी है। तो आज हम इन कागजात और फिनेंशियल रिपोर्ट्स के ढेर से एक ऐसी कहानी निकाल रहे हैं जो यानी किसी भी सनती इदारे की तारीख का एक बड़ा गहरा तज्जिया पेश करती है। हम बात कर रहे हैं पाक लेदर क्राफ्ट्स की। हाँ, PAKL। और इस गहरे मुताले का जो मकसद है ना, वो सिर्फ इन नंबर्स को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि इन नंबर्स के पीछे असल हकीकत किस तरह छुपाई या दिखाई जाती है। बिल्कुल सही। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात सुनने वालों के लिए ये होगी कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो कागज पर नजर आने वाला मुनाफा होता है, वो हमेशा कामयाबी नहीं होती। पीओ तो वो किस तरह फर्जी मुनाफे, जिसे हम इल्यूजन्स ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, वो क्रिएट करती है। यानी अपना वजूद बरकरार रखने के लिए सिर्फ अकाउंटिंग का सहारा। जी बिल्कुल, अकाउंटिंग के मुख्तलिफ रास्तों का इस्तेमाल करके। ये एक ऐसी केस स्टडी है जो बैलेंस शीट और ग्राउंड रियलिटी के दरमियान फ़र्क को बहुत वाज़े करती है। वैसे मुझे तो हाँ, थोड़ी हैरत ही हुई थी ये देखकर कि 1971 में कायम होने वाली ये कंपनी जो चमड़े की टैनिंग और गारमेंट्स एक्सपोर्ट करती है, वो पिछले इतने सालों से लगातार बहरान और माली उतार चढ़ाव का शिकार है, लेकिन आज तक चल रही है। कमाल की बात है ना, एक आम तज्जिया निगार शायद इसकी इतनी लंबी तारीख देखकर मुतासिर हो जाए, लेकिन जब हम इसके बुनियादी ढांचे और शेयर होल्डिंग पर नज़र डालते हैं, तो कहानी का पहला चैप्टर वहां से सामने आता है। गवर्नेंस के हवाले से काफी सवालात उठाती हैं। अच्छा, जरा इनके शेयर होल्डिंग डेटा का ब्रेकडाउन तो समझाएं। अगर हम जून 2025 के डेटा को देखें तो पीएनकेएल के टोटल 3.4 मिलियन शेयर्स हैं और ये तकरीबन 599 शेयर होल्डर्स के पास तकसीम है। सुनने में तो ये एक मुनासिब पब्लिक लिमिटेड कंपनी का स्ट्रक्चर लगता है। लगता ज़रूर है, लेकिन हकीकत थोड़ी मुख्तलिफ है। देखें, तकरीबन 43.08% हिस्सा स्पॉन्सर्स और उनके करीबी दोस्तों के पास है और इसके अलावा 36.18% शेयर्स डायरेक्टर्स और उनके अहले खाना के पास होल्ड हैं। अच्छा, यानी अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो तकरीबन 79% से ज्यादा कंट्रोल सीधा सीधा एक ही ग्रुप या फैमिली के पास चला जाता है। आम सरमायाकारों का हिस्सा यहाँ सिर्फ 18.14% रह जाता है। आसान लफ्जों में कहा जाए तो ये दरअसल एक मुकम्मल फैमिली कंट्रोल्ड सेटअप है, जहां आम पब्लिक का किरदार सिर्फ कागजी हद तक महदूद है। फैसले तो मुकम्मल तौर पर इन्हीं चंद अफराद के हाथ में हैं। सही कहा आपने। खैर, इस सफ़र की शुरुआत हम 2019 के आदाद-ओ-शुमार से करते हैं। मैं जब इनकी रिपोर्ट्स पढ़ रही थी तो 5 साल के मुसलसल खसारे के बाद 2019 में अचानक इनकी बैलेंस शीट पर एक उम्मीद की किरण नजर आई। हाँ, 2019 वाला टर्न अराउंड। जी बिल्कुल, उनकी सेल्स में एक बड़ा जंप था और उन्होंने नेट प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया। एक ऐसी कंपनी जो सालों से नुकसान में थी, वो अचानक मुनाफे में कैसे आ गई? 2019 वाकई उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट लग रहा था। डेटा बताता है कि उन्होंने 76.58 मिलियन रुपए की सेल्स की, जो पिछले साल से तकरीबन 48.16% ज्यादा थी, और 4.146 मिलियन रुपए का मुनाफा भी कमाया। लेकिन इस मुनाफे की असल वजह क्या थी? क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो शायद नहीं थी। नहीं, एक्सपोर्ट्स नहीं थीं। मुनाफा एक्सपोर्ट से नहीं आया था, बल्कि एक्सपोर्ट्स तो पिछले साल के मुकाबले में थोड़ी कमी हुई थी। इनकी ये कामयाबी दरअसल लोकल लेदर प्रोसेसिंग की आमदनी की वजह से थी। इन्होंने लोकल मार्केट को टैप किया, जिसने इनकी टॉप लाइन को सहारा दे दिया। और इस फायदे का असर उनके इंटरनल ऑपरेशंस पर भी देखा गया। उनकी वर्कफोर्स 21 से बढ़कर 40 एम्प्लॉयज तक चली गई और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जो 2018 में सिर्फ 3.63% था, वो सीधा 19.46% तक शूट कर गया। जो कि एक बहुत बड़ी जंप है। हाँ, ये सब देखकर तो यही लगता है कि मैनेजमेंट ने वाकई कुछ बेटर स्ट्रेटजीज अपनाई थी। लेकिन फिर 2020 आता है और यहाँ आकर कहानी इंतहाई अजीब रुख इख्तियार कर लेती है। 2020 का साल वाकई थोड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प क्या, बहुत अजीब है। जब पूरी दुनिया कोविड-19 की वजह से बंद थी, तो इनकी एक्सपोर्ट सेल्स अचानक 5 गुना बढ़ गईं। हांगकांग, कैम्बोडिया, चाइना और साउथ कोरिया से ऑर्डर्स आने लगे। बज़ाहिर तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी लगती है। इनकी टॉप लाइन 182.88% बढ़कर 216.63 मिलियन तक पहुंच गई। लेकिन
अगर हम सरफेस से थोड़ा नीचे जाएं, तो कोविड-19 की रियलिटी कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही थी। यही मेरा सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ हमें पता है कि पेंडेमिक की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स बुरी तरह मुतासिर थीं। मटेरियल कॉस्ट इनकी 217% बढ़ चुकी थी। और फ्रेट चार्जेस आसमान से बातें कर रहे थे। बिल्कुल। और जो लोकल सेल्स 2019 में इनकी बचत का जरिया थी, वो 64% गिर चुकी थी। जीपी मार्जिन भी गिरकर 9.74% रह गया था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 724% बढ़ चुके थे। इन सब भयानक हालात के बावजूद वहां बॉटम लाइन में 48.79 मिलियन का एक मैसिव नेट प्रॉफिट चमक रहा था। ये कैसा जादू था? हाँ, जादू ही कह लें इसको। ये बिल्कुल अकाउंटिंग का जादू था। जब ऑपरेशंस इतने बुरी तरह मुतासिर हों, तो मुनाफा फैक्ट्री के फ्लोर से नहीं, बल्कि लेजर्स और एक्सेल शीट से पैदा किया जाता है। एक्सेल शीट से? हाँ, इस साल उनकी अदर इनकम में 13,273% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 13,000%? जी हाँ, 13,273%। अगर हम इसके पीछे की वजह देखें तो पता चलता है कि कंपनी को अपने एक पुराने लोन पर 79.89 मिलियन रुपए और उसके मार्कअप पर मजीद 34.83 मिलियन रुपए की माफी मिल गई थी। एक वेवर मिल गया था उन्हें। अच्छा, तो यानी ये जो 48.79 मिलियन का प्रॉफिट था, इसका चमड़े की टैनिंग या एक्सपोर्ट्स या बेहतर मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं था? दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। अगर मैं इसे आम जिंदगी की मिसाल से समझाऊं तो ये ऐसा ही है कि एक शख्स का कारोबार बिल्कुल ठप हो जाए, खर्चे आमदनी से कहीं ज्यादा हों, लेकिन साल के आखिर में कोई उसका सारा बैंक लोन पे ऑफ कर दे और वो शख्स सबको बताता फिरे कि उसने इस साल बहुत पैसे कमाए हैं। सही पकड़ा आपने। ये नेट प्रॉफिट प्योरली एक सेटलमेंट का नतीजा था। अगर ये फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग और डेट वेवर ना मिलता तो कंपनी 2020 में ही एक बहुत बड़े खसारे में दिखाई देती। तो बस इनको एक अकाउंटिंग कागज पर सहारा मिल गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इस माफी को आमदनी के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है, जिसने इनकी बैलेंस शीट को एक आर्टिफिशियल सहारा दे दिया और असली ऑपरेशन के नुकसानात को छुपा लिया। लेकिन कागजी सहारे ज्यादा देर तक ग्राउंड रियलिटी को नहीं छुपा सकते और फिर 2021 में असल हैंगओवर शुरू होता है। सही, क्योंकि वेफर का जादू सिर्फ एक बार चलता है, हर साल तो कोई लोन माफ नहीं करता। 2021 का बुहरान जब शुरू हुआ तो इनके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। बिल्कुल, लॉकडाउन्स ने फाइनली उनके नए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस पर असर डालना शुरू किया। मुख्तलिफ आलमी मंडियों में रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उनकी एक्सपोर्ट्स लगभग 61% तक गिर गईं। जो कि बहुत बड़ा ड्रॉप है। बहुत बड़ा। मजमूई तौर पर सेल्स में 50% की भारी कमी आई और ये 108.36 मिलियन पर आ गई। और इस साल कोई लोन वेवर या आर्टिफिशियल इनकम तो मौजूद थी नहीं, तो कंपनी दोबारा अपनी असल औकात पर आ गई। और नुकसान कितना हुआ? साल के आखिर में इन्हें 8.70 मिलियन रुपए का नेट लॉस उठाना पड़ा। ये इस बात का वाज़े सबूत था कि उनका बुनियादी बिजनेस मॉडल मजीद जिंदा रहने के काबिल नहीं रहा था। इस जवाल के सफर में 2022 मुझे एक बड़ा अजीब सा साल लगता है। यहाँ नंबर्स थोड़े ठहरते हुए महसूस होते हैं, जैसे सेल्स वापस 132.94 मिलियन पर चली गई और इनका नुकसान भी कम होकर सिर्फ 2.90 मिलियन रह गया। क्या इन्होंने ऑपरेशंस में कोई बेहतरी या कॉस्ट कटिंग की थी? हकीकत इससे मुख्तलिफ है। 2022 में जो बेहतरी नजर आ रही है, उसकी असल वजह इनकी अपनी मैनेजमेंट नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमी थी। इस साल रुपये की कदर में तेजी से कमी आई, यानी डेप्रिसिएशन हुई। अच्छा, यानी करेंसी का फायदा उठाया इन्होंने? जी, जब आमदनी डॉलर्स में हो और लोकल करेंसी गिर रही हो तो रुपीस में टॉप लाइन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये एक डिस्गाइज था जिसने इनकी ग्रॉस प्रॉफिट को कुछ देर के लिए इन्फ्लेट कर दिया, लेकिन सहारा टेम्परेरी था। बुनियादी मसाइल वही थे। वही के वही थे। पुरानी मशीनरी, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एनर्जी इनएफिशिएंसीज, सब वैसे ही चल रहा था। तो इनसी डिवैल्यूएशन ने इनको एक छोटा सा बैंडेड दे दिया था, लेकिन फिर वो बैंडेड 2023 में पूरी तरह उतर गया। इस साल को इनकी तारीख का परफेक्ट स्टॉर्म कहना गलत नहीं होगा। हर तरह से हालात इनके खिलाफ चले गए। 2023 वाकई तबाही का साल था। उनकी टॉप लाइन लगभग 32% गिरकर सिर्फ 90.69 मिलियन रह गई। वजह सिर्फ उनकी इंटरनल मिसमैनेजमेंट नहीं थी, आलमी और मुकामी फैक्टर्स भी थे। जैसे कि रॉ मटेरियल की कीमतें। बिल्कुल,
लेदर इंडस्ट्री का बुनियादी रॉ मटेरियल जो वेट ब्लू होता है, उसकी कीमत में 25% इजाफा हो गया था और प्रोसेसिंग केमिकल्स की कीमत में 50% का इजाफा हुआ। जब इनपुट कॉस्ट्स अचानक इतनी बढ़ जाएं, तो मार्जिन मेंटेन रखना तो नामुमकिन हो जाता है। और इस कॉस्ट इन्फ्लेशन के साथ एक ऐसी चीज इनको हिट करती है जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए मौत का परवाना साबित होती है, एनर्जी क्राइसिस। इनको फैक्ट्री चलाने के लिए अचानक सिर्फ 50% गैस मिल रही थी। जी, आधी गैस बंद हो गई थी। अब यहाँ एक सवाल जहन में आता है कि जब एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गैस की कमी का शिकार हो तो वो मुतबादिल के तौर पर एलपीजी पर शिफ्ट हो सकता है। बहुत से दूसरी कंपनीज ने अपना ऑपरेशन बचाने के लिए यही किया था। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? बस यहाँ आकर इनकी पुरानी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का असल रंग सामने आता है। देखें, एलपीजी महंगी ज़रूर है, लेकिन उस पर शिफ्ट होने के लिए आपको स्टार्टिंग कैपिटल या बैंक फाइनेंसिंग चाहिए होती है, जो इनके पास नहीं था। बिल्कुल नहीं था। पीएकेएल का मसला ये था कि उनका माली बोझ इस कदर बढ़ चुका था कि उनकी टोटल लायबिलिटीज उनके मौजूदा एसेट से यानी एसेट से कहीं ज़्यादा थीं। उनकी बैलेंस शीट कंप्लीटली टॉक्सिक बन चुकी थी। तो इन्हें किसी ने कर्जा ही नहीं दिया। इन हालात में भला कौन सा कमर्शियल बैंक नया कर्जा देने का रिस्क लेता? उनके पास नकदी नहीं थी और लिक्विडिटी के बगैर आप एनर्जी शिफ्ट जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते। और नतीजा ये निकला कि फैक्ट्री मशीनरी आधी कैपेसिटी पर रुकी रहीं, फिक्स्ड कॉस्ट लगातार बढ़ती रहीं और इनको 2023 में अपनी पूरी तारीख का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जो कि 11.21 मिलियन रुपए था और लॉस पर शेयर 3.30 रुपए तक चला गया। एक तरफ महंगाई का बोझ, दूसरी तरफ एनर्जी क्राइसिस और तीसरी तरफ बैंक अकाउंट्स बिल्कुल खाली। एक मुकम्मल डेड एंड था ये। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसके बाद हम आते हैं 2024 और 2025 की तरफ, और यहाँ दोबारा वही इल्यूजन ऑफ प्रॉफिट वाला चक्कर चलाया गया। वही पुराना खेल दोबारा से शुरू हुआ। मैं 2024 के डेटा को देखती हूँ तो सेल्स मजीद गिरकर 89.40 मिलियन थी। आलमी रिसेशन की वजह से एक्सपोर्ट्स लगातार प्रेशर में थे, ऑपरेशंस कोलैप्स कर रहे थे, लेकिन नेट प्रॉफिट 8.126 मिलियन दिखाया गया। मैं गेस करूं, अदर इनकम का जादू वापस आ गया था। आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। इस साल इनकी अदर इनकम में 11,457% का इंतहाई गैर मामूली इजाफा हुआ था, और वजह वही पुरानी थी। इनको दोबारा से अपनी लोन लायबिलिटी और मार्कअप पर एक सेटलमेंट मिल गई थी। कमाल है। और क्योंकि सेल्स गिर चुकी थी तो नेचुरल सी बात है कि इनके फ्रेट फॉरवर्डिंग और ट्रैवलिंग के खर्चे भी कम हो गए। तो इन सारी चीजों ने मिलकर बॉटम लाइन को आर्टिफिशियली ग्रीन कर दिया। यानी ये 8 मिलियन का मुनाफा प्रोडक्शन या एफिशिएंसी का नहीं था, बल्कि सिर्फ लायबिलिटी कम होने का कागजी असर था। बिल्कुल। यानी हम पिछले 5 साल की हिस्ट्री में दूसरी दफा देख रहे हैं कि इदारा ऑपरेशनली डेड है, पर फाइनेंस टीम ने बैलेंस शीट साफ करने के लिए सेटलमेंट्स का सहारा लिया और उसे मुनाफा बनाकर पेश कर दिया। कागजी मुनाफा। 2025 में भी कहानी कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन इस दफा वजह थोड़ी अलग थी। 2025 में इन्फ्लेशन ने पाकिस्तान में अवाम की परचेजिंग पावर कंप्लीटली तबाह कर दी थी। इनकी लोकल चमड़े की प्रोसेसिंग आमदनी 77.06% गिर गई। ये कोई छोटा झटका नहीं था, ये पूरे सेगमेंट का लगभग वाइप आउट है। हाँ, और लोकल डिमांड टोटली क्रश हो चुकी थी, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन में नॉन एसेंशियल गुड्स जैसे कि प्रीमियम लेदर प्रोडक्ट्स की डिमांड सबसे पहले गिरती हैं। और ग्लोबल रिसेशन की वजह से इनकी बची खुची एक्सपोर्ट्स भी 7.60% मजीद स्लाइड कर गईं। टॉप लाइन मजीद सिकुड़ कर सिर्फ 60.09 मिलियन रह गई। लेकिन इस आखिरी सांस लेती हुई टॉपलाइन के साथ भी उन्होंने 2025 में 9.023 मिलियन का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया। अगर इस दफा अदर इनकम या सेटलमेंट नहीं थी तो अब कौन सा नया रास्ता निकाला गया? पिछले सालों की 1.4 मिलियन की एक टैक्स एडजस्टमेंट हुई, जिसने इस साल का उनका टैक्स एक्सपेंस सीधा 94% कम कर दिया। अच्छा, एक टैक्स का फायदा मिल गया। और क्या था? इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे डिफर्ड इनकम अनवाइंडिंग कहते हैं। आसान तरीके से समझें तो ये पुराने फायदे होते हैं जो बैलेंस शीट में कहीं रोके गए होते हैं और अचानक उन्हें करंट ईयर की इनकम में डाल दिया जाता है, जबकि असल में कोई नया कैश बिजनेस में नहीं आता। बिना कैश आए आमदनी दिखा दी। जी, साथ ही इनको इस साल कोई मार्कअप पे नहीं करना पड़ा।
तो इन तमाम चीजों ने मिलकर वही 9 मिलियन का इल्यूजन खड़ा कर दिया। ये नंबर्स और इनके पीछे छुपी हुई रियलिटी वाकई एक मास्टर क्लास है कि आदादो शुमार को सिर्फ सरफेस लेवल पर कभी नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ आकर बात वाकई बहुत संगीन हो जाती है, क्योंकि जब हम रवा माली साल की पहली तिमाही यानी 1Q FY26 का डेटा देखते हैं तो अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा। अब नंबर सीधा सच बोल रहे हैं। इस क्वार्टर में रेवेन्यू 64.81% क्रैश करके सिर्फ 6.55 मिलियन रह गया। और सबसे शॉकिंग स्टैटिस्टिक ये था कि इस पूरे क्वार्टर में लोकल सेल्स एब्सोल्युटली जीरो थीं। जीरो, मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुके थे लोकल मार्केट से। सिर्फ एक्सपोर्ट्स का एक मामूली सा सहारा बचा था, और उसमें भी उन्होंने अपना मॉडल टोटली तब्दील कर लिया। उन्होंने टोल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ पिवट किया। जरा इस इस्तेलाह को आसान अल्फाज में समझाएं उन लोगों के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता नहीं है। टोल मैन्युफैक्चरिंग पर शिफ्ट होने का जमीनी हकाइक पर क्या मतलब होता है? देखिए, जब आपके पास अपने और अंदाज ना हो और मशीन चलाने की आमदनी ना हो, तो बड़ी फैक्ट्री और मशीनरी के जो फिक्स कॉस्ट होते हैं ना, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, डेप्रिसिएशन, परमानेंट स्टाफ की सैलरीज, ये सब आपको खा जाते हैं। बिल्कुल खा जाते हैं। टोल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि आप खुद रॉ मटेरियल खरीदकर अपना प्रोडक्ट नहीं बनाते। आप सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं। दूसरी कंपनीज आपको अपना मटेरियल देती हैं, आप सिर्फ उसे अपनी मशीन्स पर प्रोसेस करके उन्हें वापस दे देते हैं और एक प्रोसेसिंग फी चार्ज करते हैं। यानी आप एक मास्टर शेफ से गिरकर सिर्फ अपना किचन किराए पर देने वाले बन गए। हाँ, बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। ये फिक्स्ड कॉस्ट बचाने और आइडल मशीन्स को चलाने की एक आखिरी कोशिश होती है। लेकिन क्या इस आखिरी हथकंडे से इन्हें फायदा हुआ? डेटा तो बताता है कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद उनका ऑपरेटिंग लॉस 120% मजीद बढ़ गया और उन्हें सिर्फ एक क्वार्टर में 2.36 मिलियन का नेट नुकसान हुआ। यानी ये पिवट भी फेल हो गया। उसकी वजह बड़ी सिंपल है। टोल मैन्युफैक्चरिंग का वॉल्यूम ही इतना कम था कि वो पेरोल, पावर, वाटर चार्जेस और मेंटेनेंस जैसे एक्सपेंसेस को कवर ही नहीं कर सका। जब फैक्ट्री चलती है, चाहे वो थोड़ी ही चले, उसके एक मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ कॉस्ट होती है जो पूरी करनी पड़ती है। अब अगर हम आगे का रुख करें और सितंबर 2026 के प्रोजेक्शंस और नंबर्स को देखें तो मंजरनामा किसी को भी परेशान करने के लिए काफ़ी है। एक सरमायाकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैलेंस शीट की शक्ल बिल्कुल बिगड़ चुकी है। अगर मैं फिगर सामने रखूं तो सितंबर 30, 2026 तक PAKL की नेगेटिव इक्विटी 321.715 मिलियन रुपीस तक पहुंच चुकी है। 321 मिलियन। जी, और इस संगीनी को इस तरह समझें कि उनकी करंट लायबिलिटीज उनके टोटल करंट एसेट से 323.851 मिलियन रुपए ज्यादा हैं। मालियाती ऑडिटर्स की जबान में ये गोइंग कंसर्न का एक बड़ा मसला है। यानी ऑडिटर को भी इस बात पर शेडेड शुकूक है कि कंपनी अगले 12 महीने तक जिंदा रह पाएगी या नहीं। जी बिल्कुल, गोइंग कंसर्न खत्म होने का यही मतलब है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इदारे के पास अपने रोजमर्रा के बिल भरने, तनख्वाह देने और उधार चुकाने की ताकत मुकम्मल खत्म हो गई है। और मेरी नज़र से जो एक हालिया अपडेट गुजरी, उससे तो इसकी पूरी तस्दीक हो जाती है। कौन सी अपडेट? कंपनी ने अपना वजूद बरकरार रखने और सिर्फ थोड़ी सी नकदी हासिल करने के लिए अपनी प्लांट और मशीनरी ही बेच दी है। वाकई ये तो इंतहाई आखिरी कदम होता है। और सिर्फ यही नहीं, अब वो अपने ऑफिस की बिल्डिंग को किराए पर देने का मंसूबा बना रहे हैं ताकि कुछ आमदनी आ सके। यही इस पूरे तज्जिए का सबसे बड़ा अलमिया है। जब मशीनरी ही नहीं रही तो टोल मैन्युफैक्चरिंग का आखिरी प्लान भी वॉश आउट हो गया, और जो एक चीज इन्हें कंप्लीटली डुबोने के लिए काफी थी, वो अब इनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आप आलमी तनाव की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, खास तौर पर गाजा और मिडिल ईस्ट की जंगी हालात ने आलमी सप्लाई चेन्स को कंप्लीटली डिसरप्ट कर दिया है। PAKL, जिसके पास लोकल डिमांड खत्म हो चुकी थी और जो सिर्फ अपनी बची कुची छोटी मोटी एक्सपोर्ट्स पर इन्हिसार कर रही थी, उनके लिए इन हालात में मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट के रूट्स मेंटेन करना नामुमकिन हो गया है। फ्रेट कॉस्ट्स दोबारा आसमान पर चली गई होंगी। सही, सस्टेनेबिलिटी अब इनके कंट्रोल में किसी भी लिहाज से नहीं रही। मुकामी मंडियों को महंगाई और एनर्जी क्राइसिस ने मार दिया और बची हुई एक्सपोर्ट डिमांड को आलमी तनाव ने निगल लिया। तो सारी इस तवील गुफ्तगू और सालों के फाइनेंशियल डेटा को समेटते हुए एक ऐसी संगीन हकीकत और सवाल सामने आता है जिस पर सोचना सुनने वालों के लिए भी वाकई बहुत ज़रूरी है। और वो सवाल क्या है?
सवाल यह है कि जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका मकसद अशिया तैयार करना और मुल्क के लिए एक्सपोर्ट डॉलर्स लाना था, जब वो अपनी असल जान यानी अपनी प्लांट और मशीनरी ही बेच दे और सिर्फ माली तौर पर दिन पूरे करने के लिए अपने दफ्तर को किराए पर चढ़ाने लग जाए, तो क्या वो वाकई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है? ये बड़ा गहरा सवाल है। या वो अंदर से पूरी तरह खोखली होकर सिर्फ और सिर्फ एक रियल एस्टेट का स्ट्रक्चर, एक खाली ढांचा बन जाती है? मेरा मानना है कि वो सिर्फ कागजी ढांचा ही रह जाती है, और ये सारा तज्जिया इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी कितनी सदियों पुरानी सनती हकीकत में ग्राउंड पर अपना वजूद बिल्कुल खो चुकी हैं। हाँ, और सिर्फ कागजी एडजस्टमेंट्स, सेटलमेंट्स, डिफर्ड इनकम और फर्जी मुनाफे के बलबूते पर जिंदा है। वाकई ये एक आंख खोल देने वाली हकीकत है। ऐसी है। मुस्तकबिल की अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Like and subscribe.